गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। समस्त एमसीएल परिवार को आज के वसुंधरा दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि करोड़ों साल पहले सजीव की उत्पत्ति हुई और इवॉल्व होते होते मनुष्य का जन्म हुआ। बुद्धिमत्ता यह प्रकृति का मानव को वरदान था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मानव खुदगर्ज बन गया और उसने अपने फायदे के लिए प्रकृति को ही खरोचना शुरू कर दिया और उसे नाम दिया प्रगति का। लेकिन यह प्रगति अनैसर्गिक थी। अपने सुख चैन के लिए उसने मकान बनवाए, जिसके लिए भारी मात्रा में जंगल तोड़ की। गाड़ियां चलवाने के लिए क्रूड ऑयल भूगर्भ से निकाला और वायु प्रदूषण कर दिया। अपना आसपास का परिसर स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए उसने गंदगी, कूड़ा कचरा नदियों और समुद्र में बहाकर अनगिनत जीव जंतुओं की हत्या की। अपनी भूख मिटाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके उसने जमीन को जहरीला बना दिया। धरती जिसे हम मां कहते हैं, आज उसके सपूत ही उसके बर्बादी का कारण बन चुके हैं और ये सब जानते हुए भी हम अनजान बनने का स्वांग रचा रहे हैं। दोस्तों, यह परिस्थिति अगर नहीं बदली तो हमारे विनाश का कारण हम खुद बन जाएंगे और उसकी झलकियां हमें देखने को भी मिलती है। बार बार आने वाले तूफान, बिन मौसम बरसात, भूस्खलन, जल प्रलय, परिणाम अन्न धान्य निर्मित में गिरावट, भूजल स्तर का कम होना, तरह तरह की बीमारियों का फैलना। हमारी धरती मां चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आने वाला कल इतना भयानक होगा कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दोस्तों, हम भारतीय हैं, हमारी परंपरा भिन्न है। जब हमारे घर परिवार में कोई भी अगर बीमार होता है तो उसे उसके हाल पर हम यूं ही छोड़ नहीं देते। उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसे तंदुरुस्त बनाने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करते हैं। आज हमारी धरती मां बीमार है तो हम सभी एमसीएल परिवार के सदस्यों की यह नैतिक जिम्मेदारी है हमारे धरती मां को तंदुरुस्त बनाने की। हमने यह शिव धनुष्य तो उठा लिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि अब यह हम कैसे मुमकिन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसका जवाब हम पाएंगे हमारे आज के इस वेबिनार में, क्योंकि हमारे आज के वेबिनार का विषय है मदर अर्थ डे। दोस्तों, लेकिन इसके पहले मैं आज के इस वेबिनार के बारे में चंद महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है, जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से मेरी यह नम्र निवेदन है कि आप अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें, ताकि इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई या सिखाई जाए, आप उसे नोट कर पाए। दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन या और किसी भी वजह से आपका यह ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस होता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम के खत्म होते ही इसकी ऑडियो और वीडियो फाइल आपके साथ शेयर की जाएगी। और एक जरूरी सूचना, दोस्तों, चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की गई है, जिसके ऊपर जाकर आपको आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमबी वीडियो के साथ।
अभी मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि अपनी संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्यों को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी कि थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, ट्रू लीडर्स ऑलवेज प्रैक्टिस द 3 R's: रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स
and responsibility for all their actions. जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी तरह अलग अलग पहलू होते हैं हर इंसान के। जिंदगी जीने के लिए कोई रेडीमेड गाइड या मैनुअल नहीं होता। दूसरों के अनुभवों से सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी काम करने का और जिंदगी जीने का भी मजा आता है। इस बात पर जिनका विश्वास है, वैसे हमारे आज के स्पीकर प्रकृति में होने वाले बदलाव में जो बेहद सेंसिटिव है, वो आज के इस वसुंधरा दिन पर हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, इसकी उत्सुकता हम सभी को है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय जाया न करते हुए अब स्वागत करते हैं आपके सामने आ रहे विज्ञान निष्ठ एवं पर्यावरण प्रेमी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल मिस प्राची ढोले। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। सो नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि कैसे एक विजनरी लीडर जो है वो एक देश को एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, या तो किसी देश पे एक विकट परिस्थिति भी एक लीडर के थ्रू आ सकती है। वैसे ही जो आज की कहानी है वो ऐसे देश की या ऐसे सिटी की है कि जो एक 30 साल से एक रेगिस्तान था, लेकिन आज अगर वो हम सिटी की तरफ देखते हैं तो वो सिटी में आपको टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड दिखेगा, आपको 5 स्टार टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड दिखेगा, आपको दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क दिखेगा, आपको दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर पार्क दिखेगा। तो ये जिस सिटी की मैं बात कर रही हूँ, सिटी का नाम है दुबई। और जिस विजनरी लीडर के अंडर ये सिटी डेवलप हुई उनका नाम है शेख मोहम्मद और उनके पिताजी बिन रशीद। तो ये जो दुबई सिटी है ये कैसे डेवलप हुई अभी हम ये देखेंगे। सो 1930 टू 1970 ये जो पूरा पीरियड था, इस दौरान मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा ऑल्सो, ये दुबई और उनके आजू बाजू के सभी जो छोटे छोटे सिटीज थे उनका एक ही काम था, वहां पे जो खाड़ी है उस खाड़ी में से मोती मोती जो है वो मोती निकालना और वो पूरे उसका व्यापार करना। यही उनका सिंगल बिजनेस था जिसपे उनकी जो पूरी इकोनॉमी है या वो लोग जीते थे। लेकिन जैसे ब्रिटिश यहाँ से गए और कुछ सालों बाद में ये जो उनका सिंगल बिजनेस था वो खत्म हो गया। अभी क्या करना वो सभी के सामने क्वेश्चन था। इतने में ही जो आजू बाजू की कुछ सिटीज है उसमें उनको ऑयल जो है वो ऑयल मिला। अबू धाबी में जब ऑयल मिला तो दुबई में भी ऐसे उनको लगा कि हमारे पास में भी ऑयल हो सकता है और हमें वो ढूंढना चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके पास में है या नहीं है, और वो ढूंढने के लिए भी उन्हें पैसे चाहिए थे। जब अबू धाबी के पास में उन्होंने इसके लिए मांग की, उसमें कुछ अनबन हुआ और एक युद्धजनक परिस्थिति भी तैयार हुई, जिस युद्धजनक परिस्थिति की वजह से उनके पास में जितना कुछ पैसा था वो भी चला गया। और इसके वजह से वहां पे जो इमराती लोग थे जो रह रहे थे वो भी धीरे धीरे वो एरिया छोड़ के चले जा रहे थे। ऐसे में जरूरत थी वहां पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, और वो आई थी बिन रशीद से। बिन रशीद साहब जो है उन्होंने समझा कि ऑयल जो है दुबई में हो या ना हो, लेकिन उसके बिहाफ पे मैं दुबई की इकोनॉमी नहीं बना सकता। इसके लिए उन्होंने टारगेट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वहां पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था, उसको लेके उन्होंने धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में से इन्वेस्टमेंट ला के इंफ्रास्ट्रक्चर करना स्टार्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उन्होंने अदर प्राइवेट कंपनीज को भी वहां पे वेलकम किया और एक फ्री जोन्स बना दिए। फ्री जोन्स मतलब ऐसे जहाँ पे कंपनीज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस काम कर सकती है, और बिजनेस के लिए वो धीरे धीरे एक हब बनते गए। लेकिन इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो उनके बेटे यानी शेख मोहम्मद सर को एक आदत लग गई थी। वो आदत ऐसे थी, या तो उनको दुनिया में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो वो दुनिया का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या तो वो ओनली 1 इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऐसे ही जब उन्होंने डिसाइड किया कि दुबई में एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना है तो वो सबसे पहले डिज्नी के पास गया और उनको बोला कि आपने जिस तरीके से आपके यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क बनाया है वैसे ही आप दुबई में बनाएंगे, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए।
जिसपे डिज्नी राजी नहीं हुए। तो उनका जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही सिंपल था। उनका एक स्ट्रेटेजी था कि दुनिया से नंबर 1 कंसल्टेंट्स लाना और उनको दुनिया का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम देना। उसी तरीके से उन्होंने फिर दुबई में नंबर 1 या सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनवा के कंसल्टेंट से लिया। इसी के बाद भी अगर हम सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 लेबर्स और नंबर 3 पानी। पानी के सिवा हम कोई भी चीज या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर हम पैसे की बात करें तो अगर दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको इनकम टैक्स ही नहीं लगता, तो अगर आप ये सोचते हैं कि फिर वहां पे जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कैसे होता है, सो नंबर 1 वे जहाँ पे वो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो है फाइन। आज दुबई में 200 से भी ज्यादा कंट्रीज के लोग रहते हैं, जिसमें उनके ओरिजिनल जो लोग हैं इमराती, वो सिर्फ 7% है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दुबई में 41% भारतीय लोग रहते हैं। एंड देन फिर हमें हमारे ही नेबरिंग कंट्रीज के यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे जो नेबरिंग कंट्रीज के लोग हैं वो वहां पे रहते हैं। और वहां पे अगर कोई इंडियन यहाँ पे रूल फॉलो नहीं करता है, बट वहां पे उसको फॉलो ही करना पड़ता है, अदरवाइज उसको बिना बताए डायरेक्टली उसके अकाउंट से जो फाइन है वो कट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जो क्लीनलीनेस है वो इस तरीके से है कि आपको आपकी जो गाड़ी है वो क्लीन रखनी ही पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी खुद धो। वहां पे स्पेशल क्लीनिंग स्टेशन है जहाँ पे आपको आपकी गाड़ी धुलवानी पड़ेगी और उसके पैसे पर्टिकुलरली वो स्टेशन को देने पड़ेंगे। इसी तरह आपने कोई सिग्नल भी क्रॉस किया तो आपको कोई रोकने नहीं आएगा, आपका जो फाइन है वो ऑटोमेटिकली कट होगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो अपना रेवेन्यू सिस्टम जनरेट किया है। नंबर 2 लेबर्स। अभी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्हें पता था कि 40 डिग्री सेल्सियस में 10 घंटे काम करने की जो ताकत है वो सिर्फ इंडियंस या हमारे जो आजू बाजू के देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेशी, यहीं से ही उनको लेबर मिल सकते हैं। तो उनको अच्छी तरीके से रिवॉर्ड्स देके, उनको कुछ गिफ्ट्स देके उन्होंने इस लेबर को अभी तक अपने यहाँ पे मेंटेन किया है। नंबर 3 जिसको हम भूल नहीं सकते वो है पानी। अभी रेगिस्तान जिस दुबई को बोलते हैं वहां पे पानी कैसे आएगा? तो एक दिन जब ये जो हमारे मोहम्मद सर है वो इस सब के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दुबई में कुछ पहाड़ियां भी है। और उन्होंने अपने कंसल्टेंट्स को पूछा कि ये जो पहाड़ी है और इनके बीच में जो वी शेप बना है वो किस तरीके से बना होगा। तो जरूरी है कि एक पहाड़ी को अगर चट्टान को कुछ काट सकता है तो वो सिर्फ वाटर है। और उन्होंने इनको बोला कि जरूर यहाँ पे पानी आज नहीं लेकिन कुछ साल पहले होगा, जिसके वजह से ये वी शेप यहाँ पे बना है। और वैसे ही हुआ, जब कंसल्टेंट्स ने अंदर जाके देखा तो वहां पे बहुत अंदर आज से 20 लाख साल पहले पानी था, जिनको उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और उससे फिर दुबई सिटी बिल्टअप की। आज बुर्ज खलीफा जहाँ पे 2 लाख लीटर से भी ज्यादा पानी डेली लगता है, उसकी सभी व्यवस्था इन्होंने इस तरीके से कंप्लीट की। तो ये थी कहानी दुबई की, कि जिसके पास में कुछ रिसोर्सेस नहीं है लेकिन आप रिसोर्सफुल कैसे बन सकते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल उन्होंने पूरे दुनिया में दिया। अभी हम भारत की तरफ आते हैं तो रहा सवाल टूरिज्म का। तो भारत के पास में जो निसर्ग का वरदान है, अगर इसको हम देखते हैं तो हमारे पास में समुंदर भी है, रेगिस्तान भी है और बर्फ भी है। अगर इकोनॉमी के पास में आते हैं तो मुंबई सिटी की जो इकोनॉमी है वो 4 टाइम्स देन दुबई है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और अगर हम ये सोचते हैं कि कल्चर वाइज, तो अगर हम भारत के अंदरूनी जगह में जाते हैं तो 2000 से भी ज्यादा डिफरेंट कल्चर्स को आज भारत लेके दुनिया के सामने खड़ा है। लेकिन इससे आगे हमें सिर्फ खड़ा रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट है हमें आगे बढ़ना। और हमें आगे इस तरीके से बढ़ना है कि आज भारत के जितने भी कोने हैं, जितने भी ग्राम पंचायत है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, उन सभी कोनों को हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भारत पूरी दुनिया के सामने यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, जिसपे सभी दुनिया की नजर है। इस यंगेस्ट पॉपुलेशन को विद देयर आइडियाज, इनोवेशंस, इंपॉर्टेंट है कि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए। और ये सब करते वक्त इकोनॉमिकल हम डेवलपमेंट जो चाह रहे हैं उसी के साथ में इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी होगा जब सभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो सस्टेनेबल फ्यूल से बिल्टअप होंगे।
और ये सस्टेनेबल फ्यूल्स तभी बिल्टअप होंगे जब हम हर एक तालुका में, हर एक ग्राम पंचायत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो कि सस्टेनेबल फ्यूल हम भारत देश को दे और भारत देश पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रह के खड़ा हो। आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट गिफ्ट जो हम आज वर्ल्ड मदर अर्थ डे पे अपनी भारत पूरी जो है अर्थ को दे सकते हैं। और यही गिफ्ट हम किस तरीके से प्रदान कर सकते हैं ये समझने के लिए अभी मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्ति को जो ये दिन रात सोचते हैं कि कैसे एक ग्राम पंचायत, एक तालुका, एक डिस्ट्रिक्ट एक गिफ्ट बन सकता है हमारे मदर अर्थ के लिए। सो थैंक यू। तो हम बुलाते हैं अभी अपने एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलाब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों आप सभी को आज के जागतिक वसुंधरा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन यानी अपने धरती मां का दिन, पिछले 52 सालों से ये दिन हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया का ये ऐसा दिन है जिसका सेलिब्रेशन दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। दुनिया में ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग इस दिन को आज मनाते रहेंगे। तो इतने बड़े पैमाने पे, इतनी बड़े लेवल पे अगर किसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन का नाम है हमारा ये वसुंधरा दिन, हमारी इस धरती मां का दिन। दोस्तों ये पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरे विश्व में पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है कि जो जहां सजीव रहते हैं, जहां जिंदगी मुमकिन है। इस पृथ्वी ने, इस धरती मां ने हमारे लिए इतना कुछ करके रखा है कि हम लोग यहाँ आराम से ना सिर्फ जी रहे हैं, हमें जो भी जरूरतें चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, इसका ख्याल इस मां ने हमारे लिए रखा है। इस धरती की शुरुआत, ये पृथ्वी की शुरुआत लगभग 450 करोड़ साल पहले हुई, लेकिन जो पहला जीव जिसकी शुरुआत हुई वो 350 करोड़ साल पहले हुई। और 350 करोड़ साल से लेके आज तक करोड़ों जीव इस धरती, इस दुनिया में रह रहे हैं और धरती मां इन सब का ख्याल रख रही है। दोस्तों इस सदियों की जो शुरुआत हुई 350 करोड़ साल पहले, वो एक सिंपल जीव से हुई। ऑफ कोर्स वनस्पति, और एक पेशीय वनस्पति, और उस एक पेशीय वनस्पति का नाम है शैवाल, लील, अलगे। इस सिंपल एक पेशीय वनस्पति से जीवों से सदियों की शुरुआत हुई। और आज आप देख सकते हैं कि आप, मैं, जो मनुष्य है, मनुष्य में 50 ट्रिलियन यानी 50 खरब इतने पेशियां हैं। और सिर्फ पेशियां नहीं, तो हर पेशी का स्पेशलाइजेशन हो चुका है। हार्ट की पेशी, स्प्लीन की पेशी, लिवर की पेशियां, वो सब अलग अलग हुई है। तो इतने सारे ये जो करोड़ों साल है, इस करोड़ों सालों में इस धरती मां ने एक छोटी एक पेशी से लेके मनुष्य तक, हाथी तक, इन सब का ख्याल इतने करोड़ों सालों से ये धरती मां लेती आ रही है। और इसने क्या किया है कि इसने एक बहुत जबरदस्त ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण। और इस पर्यावरण में आप कोई भी सजीव हो, आप वनस्पति हो, प्राणी हो, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, इन सब का ख्याल ये धरती मां रखती है। दोस्तों ये जो अखंड, ये जो करोड़ों जीव इसमें रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं जिन्हें हम भूचर कहते हैं, जमीन जल में या पानी में जो रहते हैं उसको जलचर कहते हैं, दोनों में जो रह सकते हैं जमीन पे और पानी में उसको उभयचर कहते हैं, और पक्षी, ये सभी जो जीव है ये सिर्फ सहजीवन में नहीं रहते यानी सिर्फ इस पर्यावरण में एक दूसरे के साथ नहीं रहते, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर, हर कोई जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट होता है।
इस तरह का पूरा पर्यावरण का सिस्टम इस धरती माँ ने बनाया है। दोस्तों, इन सब में ऊर्जा और जो मूल तत्व होते हैं, जिसे हम लोग विटामिन, जीवन सत्व बोल सकते हैं, इन सब की एक श्रृंखला होती है। ये सभी जीव जो रहते हैं, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, खाने पीने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इस पूरे सृष्टि में, इस पर्यावरण में सिर्फ वनस्पति ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। वनस्पति छोड़ बाकी के सभी जीव एक तो वनस्पति को डायरेक्ट खाते हैं, नहीं तो जो वनस्पति खाते हैं उनको खाते हैं, और इस तरह से ऊर्जा, एक जो ऊर्जा बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर, और बाकी सब लोग उनको कहते हैं हम लोग कंज्यूमर। तो पूरे पर्यावरण में इस धरती माँ ने एक ऐसा सिस्टम तैयार करके रखा है कि किस तरह लोग, उनकी ऊर्जा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और किस तरह से ये श्रृंखला तैयार हो। लेकिन ये श्रृंखला सिर्फ खाने की या ऊर्जा की नहीं है, ये श्रृंखला जीवन सत्वों की भी है, मूल द्रव्यों की भी है, न्यूट्रिएंट की भी है। कोई भी सजीव हो, वो सभी सजीव कोई बेसिक मूल द्रव्य से बनते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पानी लगता है। और इन सबकी व्यवस्था हमारी इस धरती माँ ने इस तरह से करके रखी है कि ये आपको उपलब्ध होता है, आप इसको इस्तेमाल करते हो, और इस्तेमाल करने के बाद एक तो आप इसको फिर से निकाल देते हो, नहीं तो आपके मर जाने के बाद आपका इस तरह विघटन होता है कि वो मूल द्रव्य, वो चीज फिर से दूसरे सजीवों के लिए उपलब्ध होती है। 350 करोड़ साल से अगर कोई व्यवस्था चल रही है, अगर धरती माँ ये सब हमें उपलब्ध करके दे रही है, और अगर ये सभी कुछ चल रहा है जो अखंड है, जो शाश्वत है, जिसे सस्टेनेबल कहते हैं, तो इसकी पूरी सिस्टम धरती माँ ने करके रखी है। तो इसमें कार्बन की साइकिल है, इसमें पानी की साइकिल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ इस कार्बन हाइड्रोजन के लिए, लेकिन हर कोई चीज, हर कोई मूल द्रव्य, और हर खूब बहुत सारी डिटेल में आज मैं यहां तो रख नहीं सकता, लेकिन कोई भी चीज अगर आप सोचते हो, हर चीज, हर मूल द्रव्य इस कुदरत ने, इस धरती माँ ने इस तरह करके रखी है कि हर एक की एक साइकिल है, और वो हमेशा उस साइकिल में चलता रहता है। इसलिए वो अखंड है, इसलिए वो अक्षय है, और ये सस्टेनेबली हमें अवेलेबल है। दोस्तों, ये पृथ्वी के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 71% पानी है और 29% सिर्फ जमीन है। अभी ये भी जो रचना है ना, ये भी रचना इसीलिए कि ये जीव सजीव अच्छी तरह से जी पाए। हमारे बदन में, हमारे शरीर में, आपके और मेरे शरीर में 70% पानी है, और बहुत सारे सजीव है कि जिनके अंदर 60-70% वो पानी से बनता है। और वैसे ही हमारी ये धरती बनी है, और इस धरती के ऊपर कई अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है। कई जगह ज्यादा धूप है, कई जगह ज्यादा ठंडा है। तो इस धरती ने इस सजीव को, इस जीव को इस तरह से उनको सपोर्ट किया है, इस तरह से उनकी रचना की है कि ऐसा समझिए कि अगर कोई ठंड प्रदेश में रहता है, बहुत ज्यादा ठंडी है, वहां टेम्परेचर बहुत कम है, तो एक तो उसकी खाल, उसकी स्किन बहुत थिक होगी, उसको बहुत बड़े बड़े बाल हो गए, ताकि उसकी जो अंदर की उष्णता है, हीट है, वो बाहर जाने ना पाए। और अगर कोई जीव, कोई सजीव, कोई विषुववृत्तीय इक्वेटर पे रहता है, जहां ज्यादा धूप है, ऐसी जगह पे रहता है, तो उसकी खाल, उसकी चमड़ी बहुत थिन रहती है, बहुत पतली होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट उसके अंदर से बाहर निकले। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये सभी शहरी है, ये सभी शहर है, अलग अलग जगह रहते हैं, इसलिए अलग अलग रचना इस धरती माँ ने उनकी बनाई है। और सेम ऐसा ही हमारे बारे में भी है। हमारे बारे में भी जो लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, अगर आप बहुत ही ठंड प्रदेश में रहते हो तो आपकी स्किन फेयर होगी, और अगर आप एशियन, अगर आप इक्वेटर, विषुववृत्त के पास में रहते हो तो आप डार्क नजर आते हो। ये इसीलिए कुदरत ने बनाया है ताकि आप जहां रह रहे हो, जिस कंडीशन में, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में आप रह रहे हो, वहां आप आराम से रहो, आराम से रहो, आपको जो करना है वो करो। ऐसी पूरी व्यवस्था इस कुदरत ने की है। यानी सिर्फ सजीव नहीं, निर्जीव और हर चीज जो आप सोच सकते हैं, मिलियंस, करोड़ों जीव है इस पूरे धरती के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर, और इस सब का ख्याल रखती है हमारी ये माँ, ये धरती माँ। और ये ख्याल कितने दिनों से, तो करोड़ों सालों से है। हमने देखा कि 350 करोड़ साल से ये व्यवस्था इसने तैयार की है, हर चीज की व्यवस्था इन्होंने तैयार की।
लेकिन अभी एक बहुत बड़ा संकट इसके सामने है। इसमें एक जीव है जो अभी इस धरती माँ को, इसके पूरे इस सिस्टम को, इस पूरे पर्यावरण के संतुलन को तबाह करने के ऊपर तुला है। नाम क्या है, कारण क्या है? तो विकास, डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी। यानी इस जीव को तो ऐसा लगता है कि बस धरती सिर्फ उसकी ही है, उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये पूरी व्यवस्था को हम इस तरह से अभी बर्बाद कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट अभी विनाश के कगार पे हम लोग। दोस्तों, ये चीज करने से पहले हमें कुछ चीज पहले समझनी पड़ेगी, कुछ बातें हमको पहले समझनी पड़ेगी, कैसे करोड़ों सालों से ये सब व्यवस्था चल रही है। उसका पहला जो नियम है, वो नियम ये है कि धरती माँ भी इतने करोड़ों सालों से अगर इतने जीवों का उतनी देखभाल कर रही है, उनका ख्याल रख रही है, तो कुछ नियमों के आधार पर है। तो अगर शाश्वत विकास हमें भी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें भी चाहिए, तो उस नेचर, इस कुदरत या इस धरती माँ की जो नियम है उसके ऊपर चलना पड़ेगा, जो नियम कुदरत ने इतने करोड़ों सालों के से बना के रखे। और कुदरत का नियम है डीजनरेशन और रीजनरेशन। जो भी चीज कोई भी सजीव जीव इस्तेमाल करता है, वो फिर से डीजनरेट होकर फिर से वो आपके सामने आती है। और हर स्पेसीज का रोल है, वो मधुमक्खी है, मक्खी है, से लेके हाथी तक, सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। ये पूरी जो व्यवस्था है, ये पूरा जो पर्यावरण का संतुलन है, सबका अपना अपना रोल है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत ही ज्यादा अक्ल है और ये पूरी दुनिया सिर्फ मनुष्य के लिए बनी है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और इनका ख्याल न रखते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते। सबका अपना इसके रोल है। और मैं ये भावनिक तरीके से नहीं बोल रहा हूं। अगर आप इन सभी, ये जो पूरी सिस्टम कुदरत ने, हमारी धरती माँ ने करोड़ों साल से जो बनाई है, उसका अगर आप जीव शास्त्र की पढ़ाई करोगे, अगर आप भौतिक शास्त्र की पढ़ाई करोगे, अगर आप रसायन शास्त्र की पढ़ाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ सजीव ही नहीं, सजीव के साथ ये जो निर्जीव, ये जो पहाड़ है, पर्वत है, झील है, नदियां है, समंदर है, ये और ये सभी जीव, इनका इतना ज्यादा ये टेक्निकली डिपेंडेंट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम लोग बातें करते हैं, हम लोग भावनिक बोल रहे हैं, एक्चुअली टेक्निकली सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। और इतनी अच्छी जबरदस्त रचना इस धरती माँ ने करके रखी है। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग बहुत बुरी तरह से इसको बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग आज? तो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा विनाश का काम हम लोग कर रहे हैं कि इस पूरे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, हम बढ़ा रहे हैं। क्यों कैसे बढ़ा रहे हैं? तो हम जिस ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, फोसाइल या खनिज ईंधन का, उसके वजह से ये टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है। ये तो शुक्र है कि 71% पानी है जो 97% जो उष्णता है उसको सोख लेता है। लेकिन जो 3% जो बची है ना उष्णता, जो धरती के ऊपर काम कर रही है, और मुझे लगता है आज कितनी सारी बर्बादी इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई। ऐसे कई सारे देश थे जिनको लग रहा था कि हमें तो डरने की जरूरत नहीं ग्लोबल वार्मिंग से, लेकिन आज हर कोई देश ये फेस कर रहा है। कहीं भी बाढ़ आती है, कभी भी आग लगती है, सूखे पड़ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और हम लोग दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का जो एकमेव तरीका है, सिंपल तरीका है, पेड़ जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसको ही काट रहे हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी इसका ही है कि हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि एक बड़ा पेड़ कितने सारे जीवों की पूरी दुनिया हो सकती है। एक बहुत बड़ा अच्छा पेड़ एक पूरा इकोसिस्टम हो सकता है। इसकी तो बिल्कुल चिंता नहीं हमें। अभी तक आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हर दिन 375 पौने 400 किलोमीटर स्क्वायर इतना जंगल हम लोग साफ कर रहे हैं हर दिन। आज मैं बात कर रहा हूं, हम लोग देख रहे हैं, तो इतना दिन इतनी बर्बादी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी जंगल था पृथ्वी के ऊपर, 80% जंगल को पूरी तरह से निकाल दिया। और यहां तक यही भी नहीं, लेकिन ये जो पानी, ये समुद्र का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, और उसके साथ मिलकर जो जमीन होती है, तो जमीन का संरक्षण हो, ये अच्छी तरह से रहे, तो एक व्यवस्था होती है कि हर पानी के यहाँ एक अपनी खुद की एक जंगल होती है, खुद कोई वनस्पतियां होती है जो इस पानी से धरती का जो घर्षण होता है उसको बचाती है, और बाकी भी बहुत सारी चीजें उसमें होती है।
ये भी जो कोस्टल जंगल है, ये पानी से लग के जो जंगल है, वो भी 50% से ज्यादा हम लोगों ने बर्बाद करके रखा है। इसके अलावा मिट्टी, मिट्टी तो वो चीज है जिससे ये वनस्पति होती है। मिट्टी एक बहुत बड़ा, इस पूरे पर्यावरण, इस पूरे सिस्टम में बहुत अहम रोल है इसका। ये मिट्टी है जिसकी वजह से वनस्पति की शुरुआत होती है और फिर वो जो एनर्जी का फ्लो शुरू होता है। और हमने अभी तक इतनी बर्बादी की है कि 75% जो मिट्टी है ऑलरेडी खराब हो चुकी है। एयर, जिस ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग सब जिंदा है, और ऑक्सीजन हमें नहीं, सबको लगता है, सभी सजीवों को लगता है। नाइट्रोजन लगता है वनस्पति के लिए। और इन सभी चीज जिसके ऊपर ये पूरे सजीव जीते हैं, उसको इस तरह से हम लोग बर्बाद करें तो खुद ही हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और हमारे साथ कितने सारे सजीव इससे मरते होंगे, इसका तो कोई अंदाज, इसका तो कोई कैलकुलेशन ही हम लोग देखते नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट मैं कहूंगा, क्योंकि धरती की, कुदरत की जो व्यवस्था है कि अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको फिर से डिजेनरेट करो, फिर से अवेलेबल करके दो। ये तो कोई सिस्टम ही नहीं अपने पास। जिस तरह से ये पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्लास्टिक, जो रबड़, जो कॉस्मेटिक आप निर्माण ये कर रहे हो, जो फर्टिलाइजर केमिकल के, और कोई भी केमिकल कहीं भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये केमिकल अभी भी रहेंगे किधर। तो अगर आपने कोई भी प्लास्टिक निर्माण किया होगा सैकड़ों साल पहले, अभी 100 साल पहले, 50 साल पहले, वो भी अभी तक रहेगा कहीं तो। और ये जो वेस्ट बन रहा है, ये जो कचरा बन रहा है, यहाँ तक कि बदन पे कपड़े, 80% कपड़े आते हैं उसके क्रूड ऑयल से। तो ये सभी चीज, ना उसका विघटन होता है, ना कोई रिजनरेशन होता है, और ये कहीं ना कहीं जमीन को, पानी को बर्बाद कर रही है। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, हमारी वजह से ये कुदरत के इस पूरे फैमिली से कितने सारे जो सजीव है, जीव है, वो लुप्त हो रहे हैं। लुप्त होने का मतलब समझते हैं आप? लुप्त यानी अगर कोई जीव है, अगर किसी जाति का वो जीव है, तो उस जीव का एक भी मेंबर अभी नहीं है, इसको कहते हैं लुप्त होना। अगर आप देख रहे इस जानवर के या इस सजीव के अगर 10 लाख मेंबर थे, तो ऐसा समझे कि अगर आज से ये लुप्त हो गया, इसका मतलब उसका एक भी कोई एग्जाम्पल नहीं है। और आज के दिन पे ये रेट चल रहा है कि हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन 150 ऐसे जीव लुप्त हो रहे हैं। और हर पॉल्यूशन, यानी जो चाहिए, पानी का पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, जमीन का पॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ और एक बहुत गंदी चीज हम लोग कर रहे हैं, वो है ये एग्रीकल्चर, खेती के साथ। दोस्तों, खेती है ना जिसकी वजह से मनुष्य, प्राणी एक जगह रहने लगा। ये खेती है कि जिसकी वजह से गांव बसे, उसके बाद शहर बसे। ये खेती है कि जिसकी वजह से फिर देश तैयार हुए और पूरी रचना तैयार हुई। और ये खेती हजारों सालों से प्रॉपरली सस्टेनेबल तरीके से चल रही है। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले 150-200 सालों से जिस तरह, जब से ये क्रूड ऑयल आया है और उससे जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग निकालते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड निकालते हैं, और हमने इतने केमिकल अभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये केमिकल आज के, आप कोई भी फूड कुछ भी लो, उसमें वो केमिकल्स है। आप जो भी कुछ खाओ उसमें वो केमिकल्स है। आप उसके, आपके नदी में है, आपके कुएं में है, हर जगह केमिकल्स है, क्योंकि आप खेती केमिकल की कर रहे हो। दोस्तों, सिर्फ केमिकल की खेती नहीं कर रहे, मनुष्य इतना ग्रेडी है कि उसको पता चला कि नहीं, ये अगर मैं लूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो सब कुछ साफ करके सिर्फ उसकी खेती करता है। ऐसे नहीं चलता है। ये मोनोक्रॉपिंग, इसकी वजह से पूरी सॉइल का डिग्रेडेशन तो होता ही है, लेकिन ये जो जैव विविधता है वो भी चली जाती है। इसके अलावा हम लोग एनिमल हस्बेंड्री, ये जो पशुपालन करते हैं, वो भी वैसे करते हैं कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ये जमीन में ज्यादा से ज्यादा कैसे मैं पशु पक्षी रखूं और उनसे प्रोडक्ट लूं और माल बेचूं मार्केट में। बस किस व्यवस्था से, कैसे आप उसको रख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या वो कुदरत के नियम के अनुसार कर रहे हैं आप, बिल्कुल कुछ लेने देना है नहीं। आपको क्या लगता है ये कोरोना कहां से आया? कोरोना की जो स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी है कि जिसकी वजह से कोरोना आया, ये कोरोना आया इनसे। जिस तरह से हम लोग ये खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वो वहां से कोरोना आया है। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, ये सब चिकनगुनिया से लेके स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कहां से? ये नॉर्मल वायरस है, उनके बदन में रहते हैं उस प्राणियों को, वो हमारे बदन में अपना घर छोड़ के इधर आए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस ही ऐसे कर रहे हैं।
और ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम मनुष्य ऐसा है ना कि सिर्फ वो नहीं कि अगर मच्छी मारे की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर उनको पता चला कि नहीं ये फिश करे, ये मच्छी ले और उसको बहुत ज्यादा मार्केट है, तो बस पूरी तरह से उसको साफ कर देते हैं। वहां जाएंगे, उसके साथ आजू बाजू जो कुछ मच्छी है उसका भी ख्याल नहीं रखेंगे। और इस तरह से दुनिया की 75% जहां हम लोग मच्छी कर सकते हैं उसको पूरी तरह से ओवर एक्सप्लॉइट इस मनुष्य ने किया। और ये सब जो चल रहा है इसके लिए शुरुआत हुई इस अर्थ डे या वसुंधरा दिन की। क्यों शुरुआत हुई वसुंधरा दिन के? तो बेसिकली लोगों को ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि अरे हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस व्यवस्था करोड़ों साल से जिस माँ ने हमारे लिए तैयार करके रही है, तो कुछ तो हमारा बनता है, कुछ तो मूलभूत कर्तव्य है हमारा कि उसके प्रति हम कुछ काम करें, योगदान दें। ये व्यवस्था इसलिए है कि अगर आप मतलबी हो, जो मनुष्य हमेशा दिखाता है हर जगह काम करके कि मैं कितना मतलबी हूं कि मुझे कुछ लेना देना है नहीं, तो ये बताने के लिए उस मतलबी मनुष्य को कि अगर आपको भी जिंदा रहना है, अगर आपका भी भविष्य, आपका अगर आप सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचते हो, तो उनका भी जो भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ इस धरती माँ की वजह से है। तो इसलिए इसलिए शुरुआत हुई इस वसुंधरा दिन की, धरती माँ के दिन की। और यह दिन की शुरुआत हुई लगभग 52 साल पहले, 22 अप्रैल 1970। अभी ऐसा नहीं कि 22 अप्रैल 1970 के पहले लोग इस वसुंधरा के लिए, धरती माँ के लिए काम नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, संगठन काम कर रहे थे। लोगों को समझ रहा था कि वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद सब कुछ तबाही, मनुष्य कुछ भी कर रहा है, सोच नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कि लोग बहुत भड़के और ये सब कुछ चीजें एक आंदोलन में बदल गया। और वो क्या था? तो उसके एक साल पहले 1969 में अमेरिका के कैलिफोर्निया करके प्रदेश है और उसको लग के जो समुद्र है उसमें फिर से ऑयल का एक एक्सीडेंट हो गया, ऑयल टैंक की स्पिल हो गया। अब ये बार बार होता था, लेकिन उस टाइम ऐसे हुआ कि लगभग ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर, वहां के जो सांसद थे उन्होंने विमान से जब देखा तो 1200 किलोमीटर वो पूरा काला तेल उसके ऊपर था, समुद्र के ऊपर था। और ना जाने कितने सारे जीव उसके ऊपर ऐसे ही मरे हुए बाहर निकले। वो तो कहते 10,000, लेकिन कई ज्यादा। और ये सुन के बाकी सभी लोग एकदम क्रोधित हो गए। और इतना ही नहीं, उसी साल क्या हुआ, मैं हमेशा ये स्टोरी आपको बताता हूँ कि नदियों का प्रदूषण इतना बढ़ रहा था कि नदियों को आग लगती थी। और ऐसी ही एक बहुत बड़ी आग उस साल लगी। तो ये जो दो इंसिडेंट्स ऐसे हो गए कि लोग बहुत ही क्रोधित हो गए और लोगों ने सबने मिलके फिर डिसाइड किया कि इसको एक मूवमेंट, आंदोलन बनाए। और उसी तरह से चालू हुआ ये अर्थ डे। दोस्तों, इसके जो संस्थापक है वो माने जाते हैं गेलॉर्ड नेल्सन और डेनिस हायस। गेलॉर्ड जो है वो वहां के उस एरिया के, कैलिफोर्निया के सांसद थे जिन्होंने इसकी कल्पना सामने रखी, लेकिन जिन्होंने एक्चुअली एग्जीक्यूट किया, हर जगह जाके लोगों को बोल के एग्जीक्यूट किया, संगठित किया, वो थे डेनिस साहब ने ऑलमोस्ट सभी जो पॉसिबल था वो किया। और फिर कभी भी हुआ नहीं इतना बड़ा दिन उस दिन हुआ। 22 अप्रैल 1970 को 10,000 से ज्यादा स्कूल उसके छात्र बाहर निकले, सड़कों पे आए और 2 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पे थे। और किसके लिए थे? इस वसुंधरा के लिए, हमारी धरती माँ के लिए थी। और तब से शुरुआत हुई ये बहुत बड़ी श्रृंखला। दोस्तों, उसके बाद लोगों का इतना प्रेशर था कि गवर्नमेंट ने, वहां के अमेरिका के गवर्नमेंट ने काफी सारे कायदे सम्मत किए, कानून लागू किए। उसमें क्लीन एयर एक्ट है, क्लीन वाटर एक्ट है, एंडेंजर्ड स्पेसीज एक्ट है, मरीन मैमल्स प्रोटेक्शन एक्ट है, सुपर फंड, टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंट्रोल एक्ट है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की शुरुआत की, और डीडीटी, लेड जैसे जो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहे थे ऐसी चीजों के ऊपर बैन करना, ये सभी कायदे सम्मत हुए। लेकिन ये सब जो चल रहा था 1990 यानी लगभग 20 साल के बाद एक बहुत बड़े जागतिक लेवल का प्रोग्राम हुआ। 1990 में इन सभी टीम जैसे जैसे बढ़ रहा था, अमेरिका और उसके आजू बाजू देश में ही इसको कर रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे दुनिया को ये करना चाहिए। और सबसे पहले जो दुनिया का जागतिक लेवल का जो इवेंट हुआ वो 1990 में, 90 में। और तब 141
देश उसमें शामिल हुए और 20 करोड़ जनता इस अर्थ डे, इस वसुंधरा दिन के ऊपर रास्ते पे यानी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कभी भी ऐसा नहीं होता, इतने बड़े पैमाने में इतने सारे देश इकट्ठा कभी नहीं हुए थे, क्योंकि मसला ही, प्रॉब्लम ही इतना बड़ा था। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट शुरुआत है कि जिसके बाद ये सभी आज आप जो भी कुछ देख रहे हैं पर्यावरण के हित में या पर्यावरण के लिए जो कुछ चल रहा है, उसकी शुरुआत कुछ है तो ये अर्थ डे से ही है दोस्तों। उसके बाद पहली वसुंधरा परिषद हुई 1992 में, रियो दे जेनेरो जो ब्राजील का देश है वहां, ब्राजील का शहर है वहां। उसके बाद 1995 में ये जो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सारे देश है, उनको कहा कि हर साल हम लोग एक परिषद लेंगे, और जिस परिषद का नाम उन्होंने क्या रखा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज है ना भाई, वो मेंबर पार्टीज। तो वो सभी देश आएंगे इकट्ठा हर साल एक बार, और इस वसुंधरा के बारे में, इस धरती माँ के बारे में काम करेंगे। तो इसके बाद काफी सारे क्योटो प्रोटोकॉल भी आया, और काफी सारे सभी सेक्टर के जो जाने मानी हस्तियां थी वो सब आए, वो सब सपोर्ट करने लगे, और पूरी दुनिया से ये सपोर्ट, इस मूवमेंट को सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। बाद में हमने 2010 में 40वां अर्थ डे, वसुंधरा दिन मनाया, और 2015 में भी हमने बहुत बड़ा वसुंधरा दिन किया। और हर साल उनकी एक थीम हुआ करती थी, मुझे होती है, तो हर साल उनकी थीम थी। तो 2015 में उनकी थीम थी कि उन्होंने ये स्लोगन लिया कि अब ये हमारा टर्न है, ये हमारी जिम्मेदारी कि इसको करें। और पूरी दुनिया से वो 2015 को बहुत ज्यादा प्रेशर तैयार हुआ, बहुत ज्यादा पैमाने में ये जो काम था, ये जो वसुंधरा दिन, उसको मनाया गया, और इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ली गई। और यही कारण था कि उसी साल 2015 में जब सभी देश इकट्ठा हुए, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। तो पेरिस एग्रीमेंट के मूवमेंट के पीछे अगर कुछ था तो वो भी ये वसुंधरा दिन ही था। उसके बाद 2020 में भी कोविड के कारण, कोरोना के कारण पूरा लॉकडाउन था, लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन फिर भी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन इवेंट ये वसुंधरा दिन हुआ। तो दोस्तों इस वसुंधरा दिन के ऊपर, इस हमारे धरती माँ के दिन के ऊपर क्या क्या करते हैं लोग। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के प्रिवेंशन के लिए जो कुछ चीजें वो लोगों को बताते हैं, खुद करते हैं, या प्लांटेशन है, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। उसके बाद ये जो जैव विविधता है, उसके लिए बहुत सारा काम इस दिन पे होता है। लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से इस जैव विविधता का ख्याल, इस धरती माँ का ख्याल हम लोग रखें। इसके अलावा बहुत सारी प्लांटेशन होती है, जंगल जो हम लोग ने इतने तोड़े हैं उसके ऊपर अफॉरेस्टेशन, जंगल निर्माण का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी आप जो कैंसर की फार्मिंग कर रहे हो, केमिकल की फार्मिंग कर रहे हो, उसको पूरी तरह से बंद करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, इसको बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। प्लास्टिक के ऊपर पूरी दुनिया में अभी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। प्लास्टिक क्या क्या करती है मुझे नए तरीके से आपको बताने की जरूरत नहीं। तो प्लास्टिक बैन के ऊपर भी बहुत बड़े लेवल पे इस दिन पे प्रोग्राम होता है। और कार्बन फुटप्रिंट्स, अभी ये क्या है कार्बन फुटप्रिंट्स, यानी ये इस दिन के ऊपर ये पूरे लोग, पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि कुछ भी ऐसे काम करो जिस काम से ये उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाले जो गैसेस है, ये जो उत्सर्जन है, ये कैसे कम होंगे, इसका हर चीज के ऊपर ख्याल रखो। अगर कोई ऐसी चीज है कि जहां आप आराम से साइकिल से जा सकते हो, तो वहां कार मत लेके जाओ, वहां साइकिल से जाओ, उतना आप कंट्रीब्यूट करोगे। पॉल्यूशन किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसके भी काफी सारे उसके ऊपर काम ये सभी लोग इस दिन करते हैं। वाटर बॉडीज कंजर्वेशन, यानी जहां जहां पानी है, जहां जहां पानी के स्रोत है, कैसे उसका हम लोग ख्याल रखें, कैसे उसके संवर्धन के लिए काम करें, इसके लिए भी ये जनता काम करती है, ये लोग काम करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे हमने देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तबाही कर रहा है, तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत अहम पहलू है कि जिसके ऊपर अर्थ डे में काम होता है। फूड सिक्योरिटी पे काम होता है। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संवर्धन, इसके लिए लोग काम करते हैं। और इस सजीव सृष्टि में जितने भी बाकी के एनिमल्स है, ये बाकी के जीव है, वो भी जीव है। ओके, अगर आप कुछ भी काम करते हो, हमें क्या होता है, वो बात नहीं करते तो हमें लगता है कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे नहीं ना। हर कोई जीव जिसके साथ आप कोई भी बर्ताव करते हो, वो उसको क्या होता है,
ये आपको बताते हैं, समझाते हैं। फॉरेस्ट के लिए लोग काम करते हैं। फॉरेस्ट में अभी जो कुछ बचा कुचा जंगल है उसको बचाने की कोशिश करते हैं लोग। वहां का जो तालाब है, नदियां है, उसके लिए काम करते हैं। और बेसिकली सबसे बड़ी मात्रा में इस दिन पे होता है अवेयरनेस कैंपेन, यानी सब लोग इकट्ठा आते हैं और इसके लिए, धरती के लिए, अपनी धरती माँ के लिए पूरी दुनिया को बताते हैं कि बाबा कम आइए आप और चलो मिलके इसको बचाते हैं, इसके संवर्धन के लिए काम करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता। आई मीन यहाँ कोई नेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की कोई संस्था है, फिर वो बताती है, प्रोग्राम लिख के देती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ देता नहीं। ये लोग वहां के जहां जहां ये प्रोग्राम होता है ना, वहां के लोग खुद इसका इवेंट बनाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोई ये ऐसा समझे कि लोग खुद से आके इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को बढ़ाते हैं, फंड रेज करते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसी चीज है कि जहां पैसे लगते होंगे। अगर आपको स्ट्रीट पे रहने वाले डॉग के लिए कुछ करना है या बाकी कुछ करना है तो उसके लिए कुछ तो पैसे लगेंगे। तो पैसे प्लांटेशन का है बाकी, तो उसको पैसे फंड रेजिंग का भी काम ये संस्थाएं करती है। तो कोई भी चीज हो, देखो अर्थ डे में लोग क्या करते हैं, ये संगठन, ये सभी लोग जो एक्टिव है इसमें क्या करते हैं, तो सब कुछ हमारे इस माँ के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ करते हैं। और अभी कई सालों से हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट सभी जो जानी मानी हस्तियां है वो सभी आते हैं और अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपने अपने तरीके से काम करते हैं। और कितने संगठन है इसमें, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तो कम से कम 15,000, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे 15,000 रजिस्टर्ड संस्था है, बड़ी बड़ी भी संस्था है। और अगर आप लोकल लेवल पे ऐसे अनरजिस्टर्ड जो काम कर रहे हैं, अगर ऐसे संस्था आप लेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं, धरती माँ के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ संगठन तो इतने बड़े हैं, जैसे ये संगठन WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, 157 देशों में ये है। 12 लाख इसके सदस्य तो सिर्फ अमेरिका में है, और ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऐसा संगठन है। उसके बाद 350.org, अभी इस संगठन का नाम ही है 350.org, यानी क्या, तो 350 यानी अपर लिमिट है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हमारे इस वातावरण में, हवा में इस 350 से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गया तो फिर हमें इरिवर्सिबल ये सब नुकसान होगा। तो उसके लिए काम करते हैं। और ये संगठन 188 यानी 196 जो देश है उसमें से 188 देशों में काम करता है। ग्रीन पीस दुनिया की अगेन बड़ी संस्था जो 29 लाख मेंबर पूरी दुनिया में इसके है। और फिर ये संस्थाएं इंटरनेशनल ट्रीटीज, अंतरराष्ट्रीय जो करा, जैसे हमने देखा कि पेरिस एग्रीमेंट कैसे उन्होंने करवाया, ऐसे काम करते हैं। और इन्हीं का जिस तरह से ये सभी संगठन वसुंधरा दिन बना रहे हैं, उसके बाद वही उसी से प्रेरित होकर यूनाइटेड नेशंस ने फिर 1992 से, क्योंकि 1990 में 90 में अंतरराष्ट्रीय इवेंट हुआ, उसके बाद 92 से ये यूनाइटेड नेशंस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने एक स्पेशल अपना डिपार्टमेंट खोला जिसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी शुरुआत की। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी भी शुरुआत की। यानी देशों के सदस्य आए और एक पैनल बनाए और जो सिर्फ इसके ऊपर काम करे, अभ्यास करे, और उस अभ्यास का जो रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम हमको बताए, दुनिया को बताए, देशों को बताए कि देखो हम लोग कितना नुकसान इस धरती का कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हमने देखा कि जिसकी शुरुआत हुई 95 में, और तब से लेके अभी तक जो सबसे उनका एक ही मुद्दा होता है, विकास करना है, डेवलपमेंट करनी है, लेकिन विथ टेकिंग केयर ऑफ मदर अर्थ, इस माँ का भी ख्याल रखना है और विकास करना है। तो इसी फोकस के साथ ये सब लोग मिलते हैं। दोस्तों इस साल की भी जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। 2022 का जो आज का दिन है, तो कोई भी अगर आपके पैसे है, आपका समय हो या आपकी स्किल हो, कुछ कर सकते हो आप तो करिए, लेकिन इस धरती को बचाइए, ऐसी इस साल की थीम। वैसे 21 की थी रिस्टोर अवर अर्थ, 20 की थी कि क्लाइमेट एक्शन। तो हर साल अगर आप देखोगे ना तो थीम ऐसी रहती है कि बस अभी इतनी इमरजेंसी है, चलो मिलके करते, इतने बड़े लेवल। आई मीन मुझे तो लगता है अगर और आप पढ़ोगे भी तो आपको पता चलेगा हर कोई अपने से जितना हो सके उतना कर रहा है। जो भी इसमें शामिल है, 1 करोड़ लोग जो शामिल है, वो इसमें अपना पूरा योगदान इसमें देते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे तो क्या रिजल्ट है, तो दोस्तों
52 साल से ये दिन हम लोग मना रहे हैं। 52 साल से करोड़ों लोग रास्ते पे आ रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। 52 साल से कई ऐसे संगठन है, कई ऐसे लोग हैं जो पूरे दिल से, पूरे 100% देके इसको कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं कि इस 52 साल पहले जो हमने सोचा था ना, प्रेडिक्शन नॉर्मल, कि इस आगे के 50 साल में ऐसे ऐसे ऐसा होगा, ग्लोबल वार्मिंग इतना इतना बढ़ेगा, उससे कई ज्यादा ये बड़ा है। इतना ज्यादा बड़ा है कि अभी पूरे ये जो आईपीसी का जो पैनल है और जब बाकी के पूरे जो संस्था इसके ऊपर काम कर रही है, उन्होंने अलर्ट दिया है, रेड अलर्ट। इतनी बड़ी इमरजेंसी दी है कि आप सोच नहीं सकते। जो तूफान 500 सालों में एक बार आना चाहिए, वो 3-4 साल में 10 बार आ रहा है। आप सोच नहीं सकते, इतनी खराबी चल रही है। ऐसे देश, अभी भारत जैसा देश, उन्होंने भारत में कभी ज्यादा देखा नहीं था। जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 97 में, तब भारत को, कुछ लोगों को ऐसा लगता था तब 92-95 में कि बाबा भारत को ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो ऊपर वाले देश जो वो बर्फ के बाजू में रहते उनको वो प्रॉब्लम है। लेकिन आज देखते हैं ना हम लोग क्या होता है। आज हमारे देश में भी कितनी बाढ़ आती है, कभी भी बरसात, कभी भी बरसात। आज भी मैं बात करूं तो कहीं तो बरसात हो रही। क्या हो रहा है ऐसे सभी ऋतु के साथ, हमारे फसलों के साथ, बीमारियों के साथ, ये हम लोग सब देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम, ये संकट इतना गहरा होता जा रहा है कि अभी एक्चुअली बहुत करो या मरो की सिचुएशन में हम लोग हैं। और ऐसा ही अलर्ट दिया। तो 52 साल से हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट? क्या हुआ कि जिसके नहीं हो रहा है? अभी एक बच्ची देखो, भी 16 साल की बच्ची, लेकिन इसने भी एक साल में कितना बड़ा मूवमेंट शुरू किया, कितना और कंटिन्यूसली करे। ये ऐसे और कई सारे ऐसे संगठन कि जो एक दिन के लिए नहीं काम करते, कर रहे काम, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। अभी पिछले साल अपनी एक COP 26 हुई, यानी ये पूरे देशों की परिषद हुई इंग्लैंड में, ग्लासगो में। और तब इस परिषद में, यानी ये सब कोड रेड हमने देखा, ये सब इमरजेंसी देखी, तो सभी लोगों ने ऐसा सोचा कि नहीं, अभी हम लोग पूरी तरह से इसका आंदोलन करेंगे। जैसा पेरिस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद इंप्लीमेंटेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो इन्होंने सबने सोचा कि हम लोग इस साल इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि जो नंबर 1 शत्रु है हमारा, कोयला, उसको पूरी तरह से बंद करेंगे। तो किया इन लोगों ने पूरी मेहनत करके वो सब किया। और ये कोयला पूरी तरह से इस पूरी दुनिया से निकल जाए, क्योंकि कोयला 50% से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा था, वो परिषद। लेकिन आखिरी दिन पे चीन और भारत ने कोयले को निकलने का नहीं, फेज डाउन नहीं तो फेज आउट के ऊपर साइन किया। क्योंकि कोयला अगर नहीं रहा तो अभी आज भी उनका पूरा जो है बिजली का सिस्टम, भारत का भी और चीन का भी, वो कोयले के ऊपर चलता है। और पूरी दुनिया के कई सारे देश है। हमारे यहाँ अगर कोयला का सप्लाई कम हुआ तो कितना बड़ा संकट आया था, आपको तो पता है कुछ दिन पहले, कि कोयला का सप्लाई कम हुआ तो बस टेंशन में आए थे पूरे लोग, देश की अभी क्या होगा बिजली का। तो इसके वजह से फिर वो नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो फेज आउट नहीं हुआ, फेज डाउन हुआ। और अभी इसी मंथ का ये रिपोर्ट है, इस मंथ का 9 अप्रैल का 9 अप्रैल 22, इसी मंथ का रिपोर्ट अभी दिया है IPCC ने कि बाबा इस साल में जो आप डिसीजन लोगे ना, वो सबसे क्रूशियल होगा। क्योंकि ये ऐसे है कि आप बिल्कुल अगर इसके ऊपर डिसाइड होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि जैसे सोचा था उससे बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। दोस्तों, दुनिया पूरी तरह से मेहनत करी। अभी मैं आपको ये दिखाता हूं कि एक दुनिया के सबसे बड़े वायोलिन जो बजाते हैं, वो अभी एक ग्रीन पीस जो ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलके एक्चुअली कितनी तबाही हो रही है इसके लिए एक इवेंट, छोटा सी एक मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो वायलिन वादक है, सॉरी पियानो वादक है, वो पियानो बजा, और कहाँ बजा रहा है, जहां एक्चुअली इतने बड़े बड़े आइसबर्ग जो हिमनग है वो टूट रहे हैं, टूट के बिखर रहे हैं। और आपको शायद आपने बहुत बार ये सुना होगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो बर्फ पिघल रही है उसके से कितने सारे सिटीज, कितने सारे शहर पानी के नीचे जाएंगे, ये मुंबई में सब कुछ। तो एक्चुअल ऐसा इवेंट उन्होंने किया जो आप देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। और एक्चुअली वो जो
बजा रहा है, उसके पीछे जो बर्फ गिर रही है वो कुछ वो एवी वगैरह कुछ नहीं है, वो एक्चुअल गिर रही है। आप देखिए, तो फिर क्या सोल्यूशन है, क्या करें फिर? ऐसे पूरी दुनिया अगर दिल लगाकर इसके ऊपर काम कर रही है तो क्यों नहीं वो रिजल्ट मिल रहा है जो रिजल्ट मिलना चाहिए? तो दोस्तों, हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी हमारी क्या है कि हम लोग सर ये ऐसे सभी चीजों के दिन के माध्यम से हम लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, और ये बराबर भी है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझना चाहिए, और उन्होंने हर आदमी ने, हर व्यक्ति ने इसके लिए काम करना चाहिए, बराबर है। उसके साथ दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है हमेशा, कि ये सभी जो सरकारें हैं, ये सभी जो देश है, वो मिलके इसे कायदे कानून करे कि जिसकी वजह से ये जो फॉसिल फ्यूल है, ये जो पेट्रोकेमिकल्स है, इसका उपयोग कम हो, और बाकी जो कई चीजें हम लोग कर रहे हैं वो कम हो जाए। और तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है कि ये जो फॉसिल फ्यूल, ये जो ईंधन है जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको कोई पर्याय, कोई रिप्लेसमेंट हम लोग देखें और उसके ऊपर काम करें। तो इन तीन स्ट्रैटेजी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ ये तीन स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करे, फिर भी जो होना चाहिए चीज, जो एक्सपेक्टेड है, ये पूरी दुनिया बचाने के लिए, हमारी धरती माँ को बचाने के लिए ये नहीं हो रहा है। और इसका एक ही कारण है, और वो कारण है बिजनेस। इस पूरे समस्या की अगर कुछ जड़ है तो वो है बिजनेस। क्योंकि जिस चीजों की वजह से हो रहा है, जिस खनिज ईंधनों से ये हो रहा है, जिस पेट्रोकेमिकल की वजह से ये सब हो रहा है, ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस है। ये दुनिया में इतने सारे पैसे इसमें निवेश किए जाते हैं, इतने सारे इन्वेस्टर इसमें रहते हैं कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि कैसे मैंने इतने सारे जो पैसे लगाए, कैसे मुझे पैसे मिले। और उनके साथ पार्टनर होती है वहां के सरकारें।
जब कोई भी देश में अगर कोई भी कंपनी निवेश करती है तो उसके साथ गवर्नमेंट उनको बताती है। एक तो गवर्नमेंट पहले उनको बुलाती है। हर देश का अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है कि कैसे कंपनियां आए मेरे देश में निवेश करें, जिसके वजह से यहाँ के रिसोर्सेज यूटिलाइज हो, जिसके वजह से यहाँ लोगों को रोजगार मिले, इनकम बढ़े, हमको भी इनकम मिले। और इसके लिए आप अगर आए बिजनेस लेके तो आपके आगे के 10, 15, 20 साल आपको ये रिटर्न अच्छा मिलेगा। सब कुछ हम लोग आपको सपोर्ट करके इन वादों के साथ, आश्वासनों के साथ ये कंपनियां आती है जब जिसमें सरकारें भी शामिल होती है। और बहुत बार, और इसीलिए बहुत बार अगर चाहे भी तो ये सरकार कानून नहीं करते और उस फोर्सिबली इसको एग्जीक्यूट नहीं करती, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था इस बिजनेस की और इसके डिपेंडेंट इतने सारी चीजों की हो चुकी है कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़कर ये सब काम करना ये बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, पिछले साल, अभी 2 साल हो गए कि कोरोना में क्रूड ऑयल का कंजम्पशन कम हुआ था, लेकिन फिर भी पिछले साल 250 लाख करोड़ का ऑयल एंड गैस का बिजनेस हुआ, $3.3 ट्रिलियन। और इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट कहीं कम नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट बढ़ी रही है। और अगर आप इसके पेरिस एग्रीमेंट के बाद के भी गोल्स देखोगे तो उसमें कुछ कम नहीं हो रहा है। वो अपने आप उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उसमें पैसा आ रहा है, लोग प्रोजेक्ट लगा रहा है। और एक बार ये तो समझिए आप कि चलो जो जिस ईंधन का आप बात कर रहे हैं तो उस ईंधन के लिए आप सभी दुनिया अभी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रही है, रिन्यूएबल्स के नाम पे सोलर के पैनल्स लगा रहे हैं, बैटरी कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट पेट्रोकेमिकल्स? ये पेट्रोकेमिकल के जो प्रोडक्ट्स है, ये तो पूरी हमारी जिंदगी, पूरी हमारी दुनिया भी उसके ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो गई है कि हमारा दिन शुरू होता है प्लास्टिक के उस टूथब्रश के साथ। वो प्लास्टिक का टूथब्रश के से लेके हमारे बदन के कपड़ों से लेके जो चप्पल हम लोग डालते हैं वो पूरा पेट्रोकेमिकल है। जो भी कपड़े आज आप देखते हैं, आप जहां बैठे हो, पूरे 80% पेट्रोकेमिकल है। जो खाना खा रहे हैं वो पूरा फर्टिलाइजर, सब कुछ पेट्रोकेमिकल है। और इस पेट्रोकेमिकल की डिमांड तो बार बार बढ़ रही है। तो जब पेट्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ रही है, अब बहुत सारी रिफाइनरीज आपको लगेगी ऑयल की है, ऑफकोर्स क्रूड ऑयल की होती है, लेकिन ये सब पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरीज आपको दिखेगी और हर जगह बहुत बड़ी तादाद में ये सब बढ़ रहा है। तो क्या है सॉल्यूशन इन सब चीजों का? तो दोस्तों, सॉल्यूशन एक ही है। अगर इस पूरी समस्या की जड़ है बिजनेस, इस पूरे संकट की जड़ है बिजनेस, तो इसका सॉल्यूशन भी है बिजनेस, इसका समाधान भी है बिजनेस, नहीं मैक्सिमम बिजनेस। हमें ऐसा नहीं करके चलेगा। किसी तहसील में हम लोग ने एक फैक्ट्री लगाई और उसको चलाया, इस रिन्यूएबल्स में 2%, 5%, 10% हम लोगों ने अपना माल बेचा और 90% वो जा रहा है। 90% फिर भी हम लोग कोयला ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मैक्सिमम बिजनेस करना पड़ेगा, जैसे हमारे पुरख हमारा एंशिएंट इंडिया, हमारा प्राचीन भारत कर रहा था। हमें वैसा बिजनेस करना पड़ेगा कि हर तहसील में, हर गांव में इस कुदरत ने, धरती माँ ने जितना पोटेंशियल हमें दिया है, जितना हमारे ऊपर एहसान किया है ना, उसको 100% उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और बिजनेस करना पड़ेगा और इनकी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। ये बिजनेस 100%, इस ऑयल एंड गैस की बिजनेस 100% रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे इस बायोफ्यूल से। हर गांव में, हर तहसील में ऐसा काम करना पड़ेगा, 1 इंच भी जमीन नहीं रहनी चाहिए कि जहां हम लोग कुछ ना कुछ उगा नहीं रहे, हम लोग काम नहीं कर रहे हमारे बायोफ्यूल के ऊपर, हम काम नहीं कर रहे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ऐसी एक घर, यानी कोई घर भी रहे, हर घर भी एक रिसोर्स है। हर घर, अगर आपके पास जमीन भी नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कैसे 100% हमारे गांव में, हमारे तहसील में 100% ऑर्गेनिक खेती होगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और 100% ये पूरे जो पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट आज हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं हमारे तहसील में, गांव में, उसको 100% रिप्लेस करना पड़ेगा। और यही एक सोल्यूशन है, बाकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन यही है कि मैक्सिमम बिजनेस करना पड़ेगा। और दोस्तों, जब हम लोग ये बिजनेस करेंगे ना, हम अपने आप इस वसुंधरा के, इस धरती के ऊपर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आप उसकी चिंता ही मत करो। आप सिर्फ अपने ग्राम पंचायत, अपने तहसील के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे, वहां से ज्यादा बिजनेस करके, तो ये प्रॉब्लम भी मिट जाएगा और अपने देश को हम फिर से सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं। और दोस्तों, ये ऑफ कोर्स द सॉल्यूशन, ये पूरे की जो है, यानी किसका बिजनेस ज्यादा चलेगा, किसका बिजनेस कम होगा,
कि कौन डिसाइड करता है? तो कस्टमर डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं। ऑफ कोर्स यहां भी लोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। कस्टमर इज किंग। लोग रहने चाहिए हमारे साथ, ये सबसे जरूरी है। ये सभी हर पृथ्वी दिन के ऊपर इस पिछले 52 साल से जो हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। लोगों को अपने साथ होना, कस्टमर के साथ अपने साथ होना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे जरूरी है? इन लोगों के साथ अगर आप एक साल में एक दिन अगर वसुंधरा दिन बनाओगे, साल में एक दिन पर्यावरण दिन बनाओगे, साल में एक दिन अगर आप सभी देश के लोग इकट्ठा होकर उसके ऊपर विचार करोगे कि क्या करना है, तो इससे नहीं होगा। वो क्या होगा? किससे होगा? तो हर हफ्ते ये करना पड़ेगा। हर हफ्ते हमें अपने तहसील में, अपने ग्राम पंचायत में खड़े रहना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि दुनिया कितनी विनाश की तरफ जा रही है, क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है। और सबसे इफेक्टिव, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। ये वो 16 साल की जो बच्ची है ग्रेटा थनबर्ग, कैसे उसने इतना बड़ा दुनिया के लेवल का आंदोलन बनाया? क्योंकि एक जगह पे डट के उसने किया किया किया, हर दिन किया। हर हफ्ते वो अफरोज शाह साहब वर्सोवा के बीच क्लीन अकेले ही जाते थे, एक थैली लेके कचरा साफ करते थे। लेकिन आज वो दुनिया का आंदोलन बन चुका है। आप भी अगर हमें मैक्सिमम बिजनेस करना, ये पूरी परिस्थिति बदलनी है ना, हर हफ्ते सिर्फ अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत को सैटरडे सेशन दीजिए। हर हफ्ते ये वसुंधरा दिन को बनाइए आप। और कितने सारे विषय हमने देखे, वो कॉन्टेक्ट, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ पशुपालन, सब कुछ। आज जो जिस तरह से पशुपालन हो रहा है पूरी दुनिया में, वैसे नहीं। भारत में क्या संस्कृति है? भारत में यह संस्कृति की हर घर में 2-4 गाय रहती है, 10-15 ये मुर्गियां रहती है, बाकी के जीव रहते हैं। उस तरह से काम करते हैं हम लोग। ये संस्कृति, ये जो तरीका, ये जो सोल्यूशन है, वो हमारी संस्कृति है एक्चुअली। किसी को बताने की भी जरूरत नहीं हमें कि क्या करना है। ये हर हफ्ते बताना पड़ेगा आपको, हमारे गांव को बताना पड़ेगा। और करो ना ज्यादा बिजनेस करना ही पड़ेगा। लोगों को हर हफ्ते ये मोटिवेट करना पड़ेगा। लोगों को हर हफ्ते इस आंदोलन में धीरे धीरे शामिल करना पड़ेगा। और इस फैक्ट्री उसको सब इरेस्पेक्टिव, एक बार आपने इसकी शुरुआत की इस आंदोलन की, तो इमीडिएटली हर हफ्ते इस वसुंधरा दिन को बनाना पड़ेगा। और दोस्तों, जहां तक बिजनेस की बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। जहां तक बिजनेस की बात है तो हर कोई चीज आज हम लोग जो कर रहे हैं, आज हर कोई डिसीजन अगर एमसीएल ले रहे हैं, अगर हर कोई चीज अगर आपको लगता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बननी है। हम लोग किसी भी सूरत में वो काम नहीं कर रहे जैसे बाकी की कंपनियां कर रहे हैं। आने वाले सभी साल हमारे कंपनियों पे सिर्फ हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए, हमारे गांव वालों का अधिकार होना चाहिए। मैक्सिमम पोटेंशियल हम करेंगे। कोई बाहर की कोई इन्वेस्टर ये नहीं ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए। हम लोग डिसाइड करेंगे और मैक्सिमम करेंगे। हमारे गांव में जितना पोटेंशियल है, आपके सभी तहसील में 10,000 करोड़ की इकोनॉमी बना सकते, इतना पोटेंशियल आज हमारे इस धरती माँ ने हमको दिया है। ऐसा नहीं कुछ मन गढ़ंत हम लोग बोल रहे हैं। 90% ऑफ द टाइम हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। कोई नई बात बोल ही नहीं रहा हूं मैं, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, कोई ऐसा कोई स्पेस रॉकेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ खेती की बात कर रहा हूं, जो इतने साल हम लोगों ने किया है मन लगाकर। अभी उसको बेहतर करने की जरूरत है, जो हम लोग करेंगे। और इस वसुंधरा दिन के ऊपर, इस धरती माँ के दिन के ऊपर हम सब एक कसम खाते हैं कि मिलके ऐसा बिजनेस करेंगे, अपने भारत को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएंगे, अपने भारत को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जी हाँ, जागतिक वसुंधरा दिवस पर जो आज शाम सर नारा दिया है कि हम इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे, तो हम बनाएंगे ही। आज का सेशन शायद सबको अंतर्मुख कर गया होगा। गुड मॉर्निंग एमसीएल एंड गुड मॉर्निंग ऑन वन ऑफ द, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल डे ऑफ द वर्ल्ड। नॉट ओनली एमसीएल, नॉट इवन इंडिया, बट द वर्ल्ड अर्थ डे। आज एक आईना दिखाया है श्याम सर ने हम सबको, और बता दिया है कि क्या होने वाला है। क्या आप समझ सकते हो कि आहिस्ता आहिस्ता इस वसुंधरा को हम मार रहे हैं।
इस वसुंधरा की मौत हो रही है और उसको बचाने का सॉल्यूशन अगर किसके पास है तो वो आपके पास है, हमारे पास है, एमसीएल के पास है। और शायद इस दुनिया में प्रैक्टिकल लेवल पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर कोई निकाल सकता है तो वो आप हैं, हम हैं और हमारी एमसीएल है। ये थॉट आज डॉक्टर श्याम सर ने बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही दिल को छूने वाले तरीके से हम सबको बताया है। और इस साल में एक बार जागतिक वसुंधरा दिन करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको हर वीक करना पड़ेगा। और शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आने वाली सदियों के लिए हमें लेनी है। इस थॉट को शायद आज Thank you very all much. the stakeholders of MCL, right owners and people across the nation. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Lavesh sir, for sharing this thought, and thank you very much, Prachi madam, for sharing a wonderful thought of हमें इकोनॉमिकल ही नहीं लेकिन इकोलॉजिकल भी डेवलपमेंट करनी चाहिए. Yes, we are on the same path. Thank you very much. And फिर एक बार हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर श्याम सर का, जिन्होंने हमें बार बार यही बातें कही है कि आज जिस तरह से घिनौने तरीके से बिजनेस के लिए हम प्रकृति का जो विध्वंस कर रहे हैं उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है इससे बड़ा बिजनेस. लेकिन इससे बड़ा बिजनेस करते हुए हम फिर एक बार प्रकृति को खरोचेंगे नहीं लेकिन प्रकृति का संवर्धन करेंगे. जी हाँ दोस्तों, पिछले 52 सालों से जो कुछ भी प्रयास हो रहे हैं एक साथ आवाज उठाने के बावजूद भी आज भी जैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें चाहिए थे वो नहीं आ रहे. लेकिन आने वाले दिनों में एमसीएल के साथ मिलकर हम वो सारे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं. इसका विश्वास फिर एक बार हमें श्याम सर ने यहाँ पर दिलाया है. दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि यस, पूरे एमसीएल परिवार के साथ मिलकर हम आने वाले दिनों में ये जो सपना श्याम सर हमें बार बार दिखाते हैं वो सपना हम साकार करेंगे. तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं एक बात यहाँ और आप लोगों से कहना चाहूंगा जो आज बहुत ही सही मायनों में अंडरलाइन करके हमें श्याम सर ने बताई है कि एक बार साल में एक बार सिर्फ वसुंधरा दिन सेलिब्रेट करने से वो रिजल्ट्स हम हासिल नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें बार हर हफ्ते हर शनिवार उसे सेलिब्रेट करना होगा और वो है हमारा सैटरडे सेशन. मैं पूरे एमसीएल परिवार के ओर से यहाँ पर श्याम सर को ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि जी हाँ, आने वाले दिनों में हमारे सारे एमबीपी, हमारे सारे एमपीओ हर शनिवार वो सेशंस हमारे गांव-गांव में, ग्राम पंचायत में कंडक्ट करेंगे ताकि हमारे सारे लोग जाग जाए और हम इस मिशन में आगे बढ़े. थैंक यू वेरी मच. और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं हमारे सारे प्राइम बीडीएस, एमपीओ, एमबीएस, एमबीपी, चैनल पार्टनर्स, सभी लोगों का जो यहाँ हर शुक्रवार इस वेबिनार को हाजिर रहते हैं, अटेंड करते हैं ताकि उन्हें कुछ सीख मिले और उस सीख के साथ वो अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायतों में वो बदलाव ला सके. और एमसीएल परिवार, एमसीएल टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. दोस्तों, एक बार फिर यह नम्र निवेदन है कि कृपया आप अपना, अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए. इसी के साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, ये घोषित करता हूं कि आपका यह सेशन यही समाप्त हुआ. धन्यवाद.